आगे टिकता है इन 3 बातों पर कि आवेदनकर्ता जो व्यक्ति है वो कौन है, पीआईओ है वो कौन है, और जो थर्ड पार्टी है वो कौन होगा। और इसमें पब्लिक अथॉरिटी और पीआईओ में से सेकंड पार्टी हम किसको मानकर चले। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स के मैटर्स के कुछ बिंदु है, शीर्षक है। अगर इसको ध्यान पे रखते हुए आप लोगों से कुछ मार्गदर्शन मिले तो हम लोगों के लिए बहुत हेल्प हो। देखिए, छोटी छोटी चीजें जो कानून के दायरे से निकलती हैं, उन पर अगर आप इजाजत दें तो मैं छोटा छोटा बोलूं। सर हम तो आप लोगों को सुनना चाहते हैं सर, सीखना पहली चाहते बात हैं। यह है कि कानून में व्यक्ति की जो डेफिनेशन होती है उसमें एक नेचुरल पर्सन, यानी आप, मैं या वीरेंद्र साहब या कोई भी हो जो जीवित व्यक्ति है, वो भी आता है। व्यक्ति की डेफिनेशन में वो आदमी भी आता है जो कभी जीवित व्यक्ति रहा है लेकिन अब मृत्यु हो चुकी। व्यक्ति की डेफिनेशन में कोई भी इंस्टीट्यूट या संस्थान भी आता है। अपने आप में जो कोई इंस्टीट्यूट है वो अपने आप में व्यक्ति की डेफिनेशन में आती है। यानी लिहाज से अगर आप किसी कॉलेज की इंफॉर्मेशन मांगते हैं और वो, या किसी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन मांगते हैं, तो कानून की नजर में वो यूनिवर्सिटी अपने आप में एक व्यक्ति है। अब आते हैं दूसरी चीज में। और जो शब्द कानून में इस्तेमाल होता है वो होता है जो दृश्य है, यानी जो सामने प्रकट है, उसके अलावा। आवेदक यहाँ हमेशा ही प्रथम पक्षकार होता है। उसके आवेदन को एंटरटेन करने वाली जो भी बॉडी है, चाहे वो पीआईओ हो चाहे पब्लिक अथॉरिटी, आप किससे भी समझें, या असिस्टेंट पीआईओ है, वो सेकंड व्यक्ति है। और उन दोनों के अलावा जो कोई भी है वो पर है। अब सिंपल बात यह है कि अगर मैंने कहीं एक आवेदन लगाया जिसमें 3 अलग अलग व्यक्तियों की सर्विस बुक मैंने मांगी है, तो मैं प्रथम पक्षकार हूं, मेरे आवेदन को एक्सरसाइज करने वाले दूसरे पक्षकार हैं, और उसके अलावा जो कोई भी है वो पर व्यक्ति हैं। यानी वो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अगर कोई भी है, वो सब अपने आप में पर आता है। तरतीब लिखते ही आपको लिमिटेशन आ जाएगी कि केवल एक होगा तीसरे की जगह, चौथा पांचवें का कॉलम खत्म हो, इसलिए पर शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अगली बात, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ा सुंदर सा शब्द चलता है, डेलीगेशन ऑफ पावर। हम इसे लीगल प्लेटफॉर्म पर भी देखते हैं। देश में जितनी भी कानूनी एक्सरसाइज है या जुडिशियल बॉडी जो अपनी पावर एक्सरसाइज करती है, यानी न्यायपालिका, वो सारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट में निहित है। यानी किसी भी कानून का निर्वचन करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, और सुप्रीम कोर्ट के ही प्रतिनिधि हाई कोर्ट है, और इस लिहाज से दोनों ही इंटरप्रेट कर सकते हैं किसी भी लॉ को। और हाई कोर्ट की पावर को ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जज, यानी सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज जैसे भी आप कहें, वो इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा होगा कि कानून ये कहता है कि फांसी की सजा केवल जिला जज, यानी डिस्ट्रिक्ट जज ही डिसाइड कर सकते हैं, यानी सेशन जज जिसे हम बोलते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में आपने देखा होगा कि इस तरह के केसेस को एडीजे लेवल का अधिकारी सुनता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का आदमी सुनता है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की सारी पावर हाई कोर्ट इस्तेमाल करता है डेलीगेशन ऑफ पावर की तरह, जो कि पब्लिक अथॉरिटीज के पास भी है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट जज की पावर को एडीजे इस्तेमाल करता है। और धीरे धीरे वो पावर छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सुविधा के लिए कि त्वरित कोई चीज चल सके, इसलिए डेलीगेट की जाती है पावर। हम आरटीआई के रेफरेंस में अगर देखें तो पब्लिक अथॉरिटी की पावर को ही डेलीगेट किया जाता है पीआईओ को प्रैक्टिकली। और पीआईओ की पावर अगर बहुत ज्यादा वहां एक्सरसाइज हो रही है आरटीआई, तो वहां सहायक लोक सूचना अधिकारी भी रखा जा सकता है। या डिपार्टमेंट में अगर इस तरह की चैनलाइजिंग है कि वो सेंट्रली एक जगह से इकट्ठी होके जाए, तो सहायक लोक सूचना अधिकारी रखे जा सकते हैं। यानी इस लिहाज से जब डेलीगेशन ऑफ पावर हो जाता है, तो जो रियल में उस पावर को एक्सरसाइज करता है, लाइबिलिटी उसी की बनती है। यानी चैलेंज अगर कोई डिसीजन होगा, तो चैलेंज करने के लिए आप फिर पब्लिक अथॉरिटी को नहीं, वो जो डेलीगेटेड पावर को इस्तेमाल कर रहा था उसी को पार्टी बनाते। ये कुछ छोटे छोटे कानूनी एस्पेक्ट हैं जिनकी वजह से ये चीजें एक्सरसाइज होती है। जी, ताराचंद जहांगीर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सर, जहां तक मेरा ख्याल है आप राजस्थान में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ना सर? मैं राजस्थान में हूँ सर, यही सीकर डिस्ट्रिक्ट है मेरा। अच्छा, आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ना सर सीकर में?
जी। हाँ जी, तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसमें बल्कि आपने जो बताया सिटीज़न, तो उसमें मैं और क्लियर कर देता हूँ, जो सेक्शन 3 से संबंधित है कि तो इसमें सिटीज़न जो है ये व्यक्ति होता है, और लीगल जो आपने बताया कि आरटीआई एक्ट के पहले उसमें एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी होता है। इंग्लिश में उसको, जैसे आपने हिंदी में बताया वही मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, कि आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी होता है और इनका कुछ ना कुछ लीगल स्टेटस होता है। तो ये जो भी आर्टिफिशियल लीगल एंटिटीज है, वो किसी को भी आरटीआई एक्ट में सिटीजन नहीं माना गया। यहाँ पर सिटीजन केवल उनको माना गया है जो नेचुरल सिटीजन है। नहीं, जो बाकी आरटीआई जो लोग हैं, एक्सरसाइज करने वालों के रेफरेंस में आएगा ना ये सब चीजें। हाँ, यस, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो आरटीआई नहीं लगा सकते, बट ये अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं लगा सकते। वो अपना पर्सनल कैपेसिटी में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज का चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है या डायरेक्टर है, तो वो सभी आरटीआई लगा सकते हैं, क्योंकि वो सिटीजन की डेफिनेशन में आ जाते हैं। तमिलनाडु हाईकोर्ट का एक डिसीजन भी था कि जिसमें ये था कि एडवोकेट आरटीआई नहीं लगा सकते, तो वो केवल इतना कहा था उन्होंने कि दे कांट यूज इट फॉर एडवांसमेंट ऑफ देयर प्रोफेशन, क्योंकि एडवोकेट जो है वो भी सिटीजन है, तो इसलिए सिटीजन होने की वजह नहीं, से मैं एडवोकेट भी मैं लगा दूसरे सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। मैं हाँ, इसे दूसरे डायमेंशन में बोल रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हाँ, कि ये बॉडी एक्सरसाइज नहीं कर रही। आरटीआई एक्सरसाइज करने के लिए, एप्लीकेशन के लिए आदमी का नेचुरल और जिंदा होना जरूरी है। लेकिन यस जो यस, ये इन्फॉर्मेशन आप जरूरी है, मांग रहे एग्जैक्टली, हैं, वो जो एग्जैक्टली, इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, उसमें किसी ऐसे आदमी की भी हो सकती है, या कॉन्स्टिट्यूशनल या जिसको लीगल एंटिटी बोलते हैं वो भी हो सकती है। जैसे आप ये यस कहें कि यस, फला फला यूनिवर्सिटी जो है उसको मान्यता दी गई है, तो उसकी मान्यता का जो रिकॉर्ड है उसकी कॉपी दीजिए, तो वो व्यक्ति का रिकॉर्ड नहीं है, वो उस यूनिवर्सिटी का है। तो वहां वो पर हम्म, व्यक्ति की तरह एंटरटेन की जाएगी, और उसकी जो भी उसको संभाल रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव उसकी ओर से आएगा। यस यस, बिल्कुल सही है। और इसीलिए अच्छा, अब जो बात आती है कि इसमें जो देवेंद्र अग्रवाल जी ने शुरुआत में जो आज मॉर्निंग में क्वेश्चन पोज किया था इसमें, कि पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही क्यों जिम्मेदार है और क्यों करता है वो अंतरण, क्या क्यों सिर्फ वही है शास्त्री के लिए जिम्मेदार। ये एक्चुअली ये एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग प्रश्न है। तो मैं केवल इसमें पहला पार्ट लेता हूँ, और उसके बाद फिर दूसरे और तीसरे पर भी बात करेंगे। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही क्यों जिम्मेदार है? वो इसलिए कि सबसे पहली बात तो यह है कि धारा 19(5) में लिखा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो उसी का है, और वो उसमें वो जिम्मेदार है। दूसरा है कि जो हमने जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, या जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू इंफॉर्मेशन, अब इसको एक लीगल राइट बना दिया है। लीगल राइट का मतलब ये है कि अब वो जस्टिसाइबल राइट हो गया। जस्टिसाइबल का अर्थ ये है कि आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, और स्पेशल कोर्ट भी स्थापित किए गए हैं, जिसको हम सूचना आयोग बोलते हैं। तो ये, और फिर बाकी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन भी बार किया है। तो इन मामलों के लिए अब आप ऑर्डिनरी सिविल कोड में सेक्शन 23 में दिया गया है कि आप नहीं जा सकते। तो ये ये मशीनरी बनाई गई है। अब इस मशीनरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बहुत बड़ी मशीनरी है, कि जिसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से जो 12, 13, 14 और 15, 16, 17 में स्थापित किए गए हैं। उसके अलावा विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिनके बारे में 19(1) में बताया गया है, और पीआईओ की जो 5(1) में बताया गया है। और फिर शास्त्री के लिए क्यों वही जिम्मेदार है? अक्सर मैं तो खैर पीआईओ को ट्रेनिंग देता हूँ, और वही हमारा प्राइमरी काम है। और उसमें ये एक बहुत सारा अनप्लेजेंट वर्क हो जाता है। कल भी जैसे वीकली मीटिंग में माइती अधिकार मंच महाराष्ट्र के भास्कर प्रभु जी ने बताया था कि आरटीआई एक्ट के अलावा भी उसको बहुत सारे काम होते हैं, और फिर इसके लिए कोई भी पद क्रिएटेड नहीं है, उसको कोई सैलरी या एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता है। और ऑन द अदर हैंड एक बड़ा बैलेंस बना के उसको चलना पड़ता है, क्योंकि वो 5-4 में किसी को नोटिस दे देता है, तो जिसको नोटिस देता है उसका चेहरा उतर जाता है कि ये मुझे नोटिस पकड़ा दिया। और यदि वो नहीं देता है सूचना, तो फिर एप्लीकेंट जो है वो जो है कंप्लेंट या अपील कर सकता है। तो उसको दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके पोजीशन में कोई सूचना होती ही नहीं है नॉर्मली। तो अब वो सूचना दूसरों से किसी से एकत्रित करता है, और उसके लिए उसको बहुत वाइड पावर 5-4 में दिए गए हैं, कि वो किसी भी अधिकारी या कर्मचारी, अब ये बात नहीं है कि वो उसका इंफीरियर कोई ये भी होना चाहिए, उसके अधीन ही होना चाहिए। वो किसी को भी नोटिस जारी कर सकता है, विभागीय अपीलीय अधिकारी को छोड़कर। और वो उनको एक नोटिस के बजाय, जो राहुल सिंह साहब ने वर्ड यूज़ किया था कल, रिक्वेस्ट, वो ज़्यादा सही वर्ड है, कि उनको सहायता हेतु अनुरोध कर सकता है 5-4 में।
और फिर उस अनुरोध में वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है दूसरे की 5-5 में। और इस वाइड इंटरप्रिटेशन को यदि हम लेते हैं तो इसीलिए मैंने बताया था कि जिसके पोजीशन में, जिसके कस्टडी में जो जो सूचना है, तो जो जो कस्टोडियन है, जिनके पास जो कोई भी सरकारी सूचना है, तो वो सब के सब पब्लिक डीम्ड मानित पीआईओ माने जा सकते हैं। तो इसलिए पीआईओ के लिए वो किसी की भी सहायता ले सकता है, किसी से भी कोई भी सूचना हासिल कर सकता है और फिर उसको कंसर्न व्यक्ति को पहुंचाना है। दूसरा है कि जो टाइम लिमिट दी गई है, तरह तरह की टाइम लिमिट्स इसमें है इस एक्ट में, वो सब विद इन टाइम लिमिट लेना है। सूचना जो है वो करेक्ट देना है, भ्रामक नहीं होनी चाहिए, अपूर्ण नहीं होनी चाहिए, एडिशनल फीस वसूल करने का भी उसका दायित्व है 7(3) में। तो ये सभी चीजों के लिए उसको जिम्मेदार माना गया है। और अक्सर जब लोग पूछते हैं कि सर मुझे ही पीआईओ क्यों बनाया गया, मुझे ही बलि का बकरा क्यों बनाया गया, बाकी सब लोग तो सर परचेस कमेटी के मेंबर है, खा रहे पी रहे तो हैं ये और अनऑफिशियली हमको बात है ना सर, हम हाँ अनऑफिशियली मैटर को, जो इस प्रावधानों में नहीं है कि भाई उसका मूल अटक गया, हाँ कि वो क्या हो हाँ गया, तो ये अनऑफिशियली वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है पीआईओ और उसके ऑफिसर्स की। हाँ, यस लेकिन यस, हम तो लेकिन बात ऐसा यहाँ होता पर है एज आमतौर पर पे। लॉ करेंगे। हाँ, तो नहीं तो विधिक प्रावधान भी अब वो बताता हूँ क्या कि देखो जी कानूनी स्थिति बहुत स्पष्ट है। कानून में बहुत स्पष्ट लिखा है कि 19(5) में पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसी की है। और इवन जो विभागीय अपीलीय अधिकारी है, उनको भी कोई भी शास्ति करने का इसमें प्रोविजन नहीं है। केवल ये कि जैसे 20(1) में तो कोई पावर नहीं है, 20(2) में केवल ये हो सकता है कि डिसिप्लिनरी कार्रवाई, जैसे उत्तराखंड में हुआ था कि उस टाइम आर.एस. टोलिया साहब ने कहा था कि इसमें ये नहीं कर सकते, लेकिन 20(2) में हम विभागीय कार्रवाई कर सकते हैं। और 20(2) में विभागीय अपीलीय अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई के उन्होंने कुछ निर्देश दिए थे। ये अलग बात है कि बाद में कुछ सर, ऑर्डर इसमें सिविल के सर्विसेज चैलेंज हो गए रूल्स हाई भी कोर्ट में। कुछ मैटर्स होते हैं, सिविल हाँ सर्विसेज यस, रूल्स भी कुछ मैटर्स हाँ होते यस, हैं। वो सब रूल्स अगर होते हैं। कोई अपने सीनियर ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करे, तब भी वो हम्म, कंटेम्प्ट ऑफ ड्यूटी होती है, तब भी वो कदाचार होता हाँ है, मिसकंडक्ट हाँ, होता यस है। यस, और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, मामलों इसे में वो कर सीनियर सकते हैं। ऑफिसर्स को बिल्कुल उसको एक्शन लेने का वो अधिकार होता है, बशर्ते वो आरटीआई एक्ट की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं होगा। लेकिन मिसकंडक्ट हम्म, पर तो सीनियर ऑफिसर्स अपने जूनियर ऑफिसर्स पर एक्शन ले सकता है, एक्शन बिल्कुल ले रिकमेंडेशन सकता है। कर और सकता है हाँ उसके यस, लिए। रिकमेंडेशन कर सकता है। और एक चीज और भी है भाई कि अगर सूचना उसके आयोग पास जो है वो पावर है, खुद अगर वो अपॉइंटेड ऑफिसर है जो उसको अपॉइंटमेंट करने वाला, तब तो सीधे हम्म, एक्शन ले सकता है, या उसको ऐसा कोई पावर हो कि उसको वो किसी भी तरीके से दंड दे सके, किसी भी तरीके से उसको हम्म, प्रेशराइज कर सके, तब तो ठीक है। अगर नहीं है तो रिकमेंडेशन करेगा। तो यस। पावर्स तो और है, ऐसा इसमें तो नहीं बोल सकते कि उसके पास पावर नहीं है। हम्म, और इसमें फिर एक चीज और है कि जो 19(5) है उसमें ये लिखा है कि इन एनी अपील प्रोसीडिंग्स द ओनर्स टू प्रूव दैट ए डिनायल ऑफ ए रिक्वेस्ट वाज जस्टिफाइड shall be on the central public information officer or state public information officer as the case may be who denied the request। मतलब जो मना करता है उस कंसर्न सीपीआईओ और एसपीआईओ की जिम्मेदारी है। साथ में हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसमें जो पीआईओ की जो डेफिनेशन है वो एक्ट में क्या है। पीआईओ की डेफिनेशन ये है कि पीआईओ इंक्लूड्स पीआईओ एंड असिस्टेंट पीआईओ। और ये दोनों अलग अलग क्लॉज में लिखा है, सेंट्रल वाले भी और स्टेट वाले भी। तो पीआईओ इंक्लूड दो बोथ, तो इसमें पीआईओ की डेफिनेशन में पीआईओ और असिस्टेंट पीआईओ दोनों आ जाते हैं। लेकिन असिस्टेंट पीआईओ के बारे में 5(2) में बताया गया है। और असिस्टेंट पीआईओ में केवल उसकी जो जिम्मेदारी दी गई है वो केवल एक बहुत लिमिटेड जिम्मेदारी है। तो इसलिए जनरली उनको फाइन होता नहीं है। उनकी जिम्मेदारी केवल यह है कि पहली बात, एप्लीकेशन लेने से मना नहीं वो कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। एप्लीकेशन लेने से रिफ्यूज कर दिया तो फिर ऐसे मामले में जो है सीधे 18(1) में वो कंप्लेंट हो सकती है और 20(1) में वो ऑफेंस बन सकता है। दूसरी बात जो आगे इसमें है कि 5 दिन के अंदर उसको फॉरवर्ड करना है। और दूसरी बात, असिस्टेंट पीआईओ जो है वो इसलिए बनाए गए हैं कि ग्रामीण या दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं तो उनको अपना आवेदन प्राप्त कराने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए असिस्टेंट पीआईओ की व्यवस्था की गई है। असिस्टेंट पीआईओ नियुक्त करना कंपलसरी नहीं है हर पब्लिक अथॉरिटी के लिए। वो अपनी सुविधा अनुसार एक या एक से ज्यादा कर सकते हैं। और उनकी जिम्मेदारी ना सिर्फ आवेदन लेने की है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी अपील, फर्स्ट अपील या सेकंड अपील लेने की या कंप्लेंट लेने की भी है। तो यदि फर्स्ट अपील हो तो वो अपीलीय अधिकारी को भेजेंगे, और सेकंड अपील है तो उसको वो जो सीधे आयोग को भेजेंगे। इसके अलावा जैसे कुछ रजिस्टर वगैरह मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी है। जैसे उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि 22 मार्च 2006 का जो चीफ सेक्रेटरी का जीओ है उसमें उन्होंने 3 रजिस्टर प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, जिसको फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 कहते हैं। और ये जो रजिस्टर है वो सभी मेंटेन करने की उसमें जिम्मेदारी जो है वो कंसर्न एपीआईओ या पीआईओ या
विभागीय अपीलीय अधिकारी को अपने अपने रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, और उसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा रजिस्टर तो पीआईओ का ही होता है 16 कॉलम का, असिस्टेंट पीआईओ का ये उन्होंने दूसरा 9 कॉलम का बनाया है, और 8 कॉलम का जो है वो अपीलीय अधिकारी का रजिस्टर है। तो इस तरह से अपने अपने रजिस्टर मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए असिस्टेंट पीआईओ है वो जनरली, क्योंकि उसका काम बड़ा सिंपल है, ही इज नॉट सपोज टू ट्रांसफर। कई बार लोग काम लेते भी है। अब ये सुविधा अनुसार लोग अपने अपने तरह से इंटरप्रेट करते हैं, अपने अपने तरह से लोग ये करते हैं कि कई बार 6-3 का भी वो काम कर देते हैं, अंतरण का वगैरह। लेकिन उसमें जिम्मेदारी जो है वो पूरी की पूरी पीआईओ की ही मानी जाती है, क्योंकि 5(2) में एपीआईओ ये कह के फिर बच जाता है कि वो कानून में ये ड्यूटी प्रिस्क्राइब नहीं है। तो उसका वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते जो भी पीआईओ उसको बोलता है, कई बार वो सूचना तैयार करना, कलेक्ट करना, 5 के इंटरनल नोटिस देना, या उनके रजिस्टर मेंटेन करना, इस तरह भी चीजें होती है। बट ये सब ऑफ द रिकॉर्ड है, लीगली उनको पकड़ा नहीं जा सकता है। तो ये जो पूरी जिम्मेदारी इसीलिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की है, और जो कि वो ही एक सबसे प्राइमरी इसका, या हम बोल सकते हैं कि पब्लिक के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो उसका होता है। दूसरी बात ये कि उसको बहुत वाइड पावर दिया गया है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के। पहले ऐसा होता था कि पब्लिक से बात करने का अधिकार केवल जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो ही एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करता था, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज्यादा सीनियर पोजीशन पे होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के उसके पावर उतने ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल AIS, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज में सर, हम 3 सर्विसेज टॉपिक आती है। को जैसे रिलेटेड करते हुए टॉपिक को रिलेटेड करते हुए अगर सेशन चलाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे 15-20 मिनट ही बचे हैं। प्लीज हाँ, यस। कंटिन्यू करें। तो इसमें अच्छा, तो इसमें ये दूसरा मैं बता देता हूँ, अंतरण पर आते हैं, जो आपका दूसरा प्रश्न था इसमें, जो आपके मॉर्निंग मैसेज में था कि क्यों करता है वो अंतरण। अब इसमें ये जो अंतरण का मामला है, अब ये दोनों तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ट्रेनिंग में हमारे पास कि 5(4) इस्तेमाल करे कि 6(3) इस्तेमाल करे। एज फार एज द अप्लीकेंट इज कंसर्न, लीगल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि 30 दिन के अंदर सूचना उसको देनी है, और कुछ नहीं है। अब 5(4) इस्तेमाल करना है कि 6(3) इस्तेमाल करना है, तो ये थोड़ा ग्रे एरिया है। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशन, विवेकाधिकार, कि कानून में ये भी नहीं लिखा है कि क्या करना है, ये भी नहीं लिखा है कि क्या नहीं करना है, तो फिर क्या करना है। अब इसमें अलग अलग नियमावली बनी हुई है, अलग अलग स्टेट के रूल्स बने हुए हैं, अलग अलग कमीशन के रेगुलेशंस बने हुए हैं, और उनके मुताबिक वो लोग तय करते हैं। दूसरा है कि एप्लीकेंट ने क्या लिखा है, एप्लीकेशन क्या सूचना उसको चाहिए, और वो हेल्ड है या नहीं। हेल्ड का सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये डेफिनेशन दिया है 2019 में कि व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी, धारित सूचना क्या है। तो वो मैं बाद में बताऊंगा किसी और सेशन में। तो उसमें हेल्ड क्या है और हेल्ड क्या नहीं है, वो CPIO सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल केस में, जो बहुत बड़ा जजमेंट है लगभग 1000 पेज का, तो उसमें डिटेल में बताया है। तो उसमें कंसर्न पैराग्राफ पर डिटेल में जाके वो मैं कभी बताऊंगा कि हेल्ड क्या है और हेल्ड क्या नहीं है। अब उसको जब बात ये आती है कि 5(4) में करना है कि 6(3) में करना है, तो जो उसके अधीन आते हैं, मैं ऑफ कोर्स मैं RTI एक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, किसी और में, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि SDM है, BDO है, जिला शिक्षा अधिकारी है। अब जो जो उसके अधीन आते हैं, दूसरा है कि इनका जो फिजिकल लोकेशन होता है वो भी कई बात कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। कई जगह पर ऐसा होता है कि जो तहसील कार्यालय है बहुत वाइड एरिया में होता है, सब आसपास ऑफिसेस होते हैं, उसमें जिला शिक्षा अधिकारी ये वो सब होते हैं, तहसील भी होता है, कई जगह कलेक्टोरेट होता है, तो कलेक्टोरेट में भी सब आसपास में होते हैं। उत्तराखंड में ऐसी स्थिति नहीं है, उसमें बहुत वाइड जियोग्राफिकल एरिया में इधर उधर ऑफिसेस स्प्रेड हो सकते हैं, और फिर किसी भी बॉडी या यूनिट को ये बना दिया जा सकता है पब्लिक अथॉरिटी। तो इसलिए वो उसमें वो 6(3) का भी इस्तेमाल करते हैं। अब जब सवाल आता है 5(4) या 6(3) का, तो उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, या हम ये कैसे समझे कि वो 5(4) या 6(3) का इस्तेमाल वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है। ये भी कई बार एप्लीकेंट को या जो बाहरी व्यक्ति है उनको ये प्रश्न हो जाता है। तो 5(4) में ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो सीधे एप्लीकेंट को रिप्लाई नहीं देता है। मैंने जो केसेस हैंडल किए पिछले 13-14 साल में, लगभग 700 केसेस, उसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन के 5 पुलिस मामले हुए। ऑफ कोर्स मैंने धमकी नहीं दी, कुछ और ऑफिसर्स ने उसमें एप्लीकेंट को धमकी दी, और फिर वो सभी पुलिस केसेस PIO होने के नाते मुझे ही निस्तारित करने पड़े। तो इसलिए फिर मैंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि कोई भी सीधे किसी को वो लेटर नहीं लिखेगा, ना किसी को फोन कॉल करेगा, ना धमकी देगा। PIO ने रिप्लाई लिखा है, PIO को ही रिप्लाई दिया जाएगा, और PIO फिर उसको
वहां पे वो करेगा। कई बार बाकी लोग भी एडवाइस देने लगते हैं कि पहले उसको बोलो कि पैसे जमा कराया जाए, तो हम उनको बोलते हैं कि भाई किससे पैसे वसूली करना, किससे 7(3) में फीस लेना, ये पीआईओ का काम है, बाकी लोग उसमें इंटरफियर ना करें पीआईओ की वर्किंग में। तो ये 5-4 का मामला है। तो इसमें 5-4 में पूरी का पूरा बर्डन पीआईओ का हो जाता है कि वो सूचना एकत्रित करे, 30 दिन के अंदर वो उनको प्राप्त कराए, 30 दिन के अंदर वो अपना ये सूचना उसको आवेदक को भेज दे। 6 दिन में क्या होता है कि जब अंतरण किया जाता है तो अंतरण की सूचना आवेदक को भी देना जरूरी है। तो वहां पर वो अंतरण कर देता है और पीआईओ अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है अंतरण कर देने के बाद। लेकिन ये अंतरण जो है ये 5 दिन में कर देना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब 6 दिन में वो ट्रांसफर करता है तो 6 दिन में जिस अधिकारी को वो अंतरित करता है तो उसको जब मिलेगा उसके बाद से फिर उसकी 30 दिन की लायबिलिटी फिक्स होती है। तो फिर अंतरित जब उसको प्राप्त हो जाता है और फिर अंतरण दोनों तरह से हो सकता है जो अधिनियम में लिखा गया है। 6 दिन में लिखा है कि एप्लीकेशन और पार्ट ऑफ इट, मतलब वो पूरी पूरी एप्लीकेशन को भी अंतरित कर सकता है या फिर उसका कोई भी बिंदुवार अंतरण भी कर सकता है और एक से ज्यादा अधिकारियों को भी कर सकता है। अब इसमें जो अलग अलग स्टेट में जो रूल्स बने हुए हैं वो रूल्स मैंने उत्तराखंड का तो बताया था क्योंकि उत्तराखंड के तो मुझे रूल्स की जानकारी है। 2013 के जून में जो आए हैं सेकंड रूल्स जो है, फर्स्ट वाले हमारे रिपीट हो गए थे, हाई कोर्ट में चैलेंज हो गए थे। कॉमन तो इसको रिलेट करते हुए बता दीजिए प्लीज, हाँ ये थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए अगर क्लियर करेंगे ना अब सर, प्रश्न कंफ्यूजन अब ज्यादा हो इसमें जाती है। इसमें इसमें और भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो प्रश्न पूछेंगे तो मैं और ये समझ जाऊंगा कि और क्या जानना चाहते हैं आप इसमें, तो मैं उसको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नहीं तो सवाल आपके सामने है सर, आपको सवाल मैंने अच्छा अच्छा, ओके कहा ओके, था, हाँ अच्छा अच्छा। तो अब मैं उसी बताता सवाल हूँ पर कि जो आप सीधा आ प्रैक्टिसेस हो जाएंगे। रही है कि लोग करते क्या है, तो वो इसमें 2-3 चीजें है। पहला जैसे मैंने बताया था कि लंबी चेन बनाना। लंबी चेन बनाना मतलब ये कि जो लोग अपना ट्रेडिशनल जो तरीका है वो छोड़ने को तैयार नहीं है आरटीआई एक्ट आने के बाद भी। कि जैसे मुख्यमंत्री को कोई लिख देता है, मुख्यमंत्री भेजता है चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी भेजता है फिर अपने कंसर्न दूसरे सेक्रेटरी को, वो सेक्रेटरी भेजता है फिर डीएम को, डीएम भेजता है फिर एसडीएम को या बीडीओ को वगैरह, और इस तरह से वो फिर अपने किसी और अधिकारी को भेजता है। तो इस तरह से लंबी चेन बन जाती है। तो ये जो लंबी चेन बन जाती है तो एक्ट में बहुत स्पष्ट है कि इसमें अंतरण जो है वो सीधे पब्लिक अथॉरिटी को भी कर सकता है। जैसे मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री सीधे सरपंच को लिखना चाहे तो उसमें लिख सकता है। एक्ट में कोई इसमें ऐसा प्रोहिबिशन नहीं है। दूसरी बात मैंने ये भी कहा था कि सेंटर टू स्टेट या स्टेट टू सेंटर भी करना है कि सीपीआईओ से एसपीआईओ या एसपीआईओ से सीपीआईओ को भी करना है, तो उसमें भी कोई रोक एक्ट में नहीं है और इसमें थ्रू प्रॉपर चैनल का रूल इसमें लागू नहीं होता है। तो ये अंतरण जो है वो जहाँ क्या तो हो पब्लिक सके अथॉरिटी तो के सीधे ही। बिहाफ में, पब्लिक अथॉरिटी के बिहाफ में पीआईओ के द्वारा अंतरण करना सही है? यस, बल्कि बल्कि वही कर सकता है। अवश्य एपेलेट स्टेज पे अंतरण नहीं किया जाता है, वो इसलिए कि कई बार जैसे अपीलीय अधिकारी भी प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो पीआईओ की ही है और पीआईओ को ही अंतरित करना चाहिए। तो पीआईओ के फिर अलावा और जब किसी हम को ये अंतरण करने का बोलते हैं अधिकारी नहीं कि है। जब पब्लिक हाँ। अथॉरिटी के बिहाफ में, सवाल सीधा हम्म। सा है सर, अगर पब्लिक अथॉरिटी के बिहाफ में पीआईओ को ही अंतरण करना है तो पब्लिक अथॉरिटी के बिहाफ में पीआईओ ही सेक्शन 4 के सुओ मोटो डिस्क्लोजर के लिए क्यों जिम्मेदार नहीं है? हाँ यस, दे देता हूँ कि जो 41B है प्लस इसमें जैसे 1908 वाला भी मामला आया था तो वो भी इससे रिलेटेड है, तो इसे वो भी मैं इसमें ले लेता हूँ। जैसे झारखंड हाईकोर्ट का जो उस दिन डॉक्टर नीरज कुमार सर ने जो जजमेंट दिया था, मैंने वो पढ़ा। अब उसमें वो एक्चुअली ब्रीफली समरी बता देता हूँ 2-3 सेंटेंस में कि वो मामला क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि 60,000 का कॉम्पेंसेशन पीआईओ देगा या ये अथॉरिटी देगा पब्लिक। और उसका उन्होंने बहुत सिंपल जवाब बताया है कि जो पेनल्टी होती है वो पीआईओ के सैलरी से कटती है, वो 20(1) में होती है। कॉम्पेंसेशन जो है वो 19(8) में होता है। कॉम्पेंसेशन जो है वो पब्लिक अथॉरिटी देता है। दूसरा, शास्ति जो है, जो पेनल्टी अर्थदंड जो है पेनल्टी, इसमें 25,000 की लिमिट है। कॉम्पेंसेशन की कोई लिमिट नहीं है। कॉम्पेंसेशन कितना भी हो सकता है, 60,000, 1 लाख, 2 लाख हो सकता है। तो पीआईओ की जो समस्या थी उस केस में वो ये थी कि मेरी सैलरी से कटेगा या विभाग देगा। तो उसमें झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये विभाग देगा 60,000 क्योंकि ये कॉम्पेंसेशन है और ये 1908 में अवार्ड किया गया है। तो इसलिए वहां पर उन्होंने दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन किया गया है कि पीआईओ की जिम्मेदारी क्या है और पब्लिक अथॉरिटी की क्या है। अब आपके दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं धारा 4 में स्वयं प्रकटन कि जिसमें 4(1), 4(1), 4(2), 4(3), 4(4) ये 4 चीजें हैं और 4(1) में फिर ABCD है मेरा जिसमें सवाल एकदम 4(1)B सिंपल है में सर, मैनुअल्स की शॉर्ट बात है आती है। अब कि मैनुअल्स यदि अगर प्रकाशित नहीं पब्लिक हुए। हाँ। अथॉरिटी के बिहाफ में पीआईओ अंतरण करेगा तो फिर हम्म। पब्लिक अथॉरिटी
के बिहाफ में वो स्वप्रकटीकरण क्यों नहीं करेगा? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। स्वप्रकटीकरण जो है, ये आप देखिए कि 41B की लैंग्वेज आप देखिए कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी, और इसमें पीआईओ को कई बार वो जुर्माना पर अलग अलग स्थिति है, जबकि वो निर्देश दे देते हैं कि इसका प्रकटन किया जाए। पहली बात तो ये है कि 120 दिन कब के पूरे हो गए। जो लिमिट कानूनन दी गई थी वो केवल 120 दिन की थी, और 120 दिन में ही ये सूचना का प्रकटीकरण कर देना चाहिए था। लेकिन इसमें टाइम टू टाइम कुछ दूसरी चीजें भी करने का ये हुआ है। अब देखिए उसकी लैंग्वेज क्या है, एवरी पब्लिक अथॉरिटी शाल। अब यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी वर्ड यूज किया गया 41 में, और फिर उसमें 4 क्लॉजेज दिए गए हैं कि मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड्स ड्यूली कैटलॉग, ये 41A में है। इसके बाद फिर पब्लिश विद इन 120 डेज, ये 41B है। अब यहाँ पर स्पष्ट है 120 दिन दिए हुए थे, तो ये जिम्मेदारी पब्लिक अथॉरिटी की है। दूसरी बात क्या है कि जो वेबसाइट पर प्रकाशित वगैरह करना है, तो पीआईओ जनरली छोटा अधिकारी होता है, और कोई भी चीज सीधे इंटरनेट पर दे देता है तो उसके बहुत सारे वाइड इम्प्लीकेशंस हो जाते हैं कि वो अपने जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसकी अथॉरिटी के बगैर सीधे वो वेबसाइट पर कोई भी चीज इस तरह से प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि वेबसाइट जो है इंटरनेट में पूरी दुनिया भर में कोई भी देख सकता है, तो ये अधिकार उसको नहीं होते हैं। तो इसलिए वहां पर उसको इस जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया है, और ये माना गया है कई सूचना आयोगों ने वगैरह कि ये जिम्मेदारी पीआईओ की नहीं है और ये पब्लिक अथॉरिटी की है। दूसरी बात ये कि जो आगे 41C और 41D है, तो जब हम 41B से हम बाकी चीजों को अलग इसलिए करते हैं कि जो 41B है लिमिट केवल वहीं पे है 120 दिन की। बाकी जो चीजें है 41ACD है या 42, 43, 44 जो है, इसमें जो जिम्मेदारी दी गई है वो है कि उनके संसाधन पर उन्होंने गवर्नमेंट के संसाधन पर चलिए छोड़ सर, आप दिया गया है। एक चीज ये इसमें और थोड़ा सा क्लियर करिए हाँ कि जी, हाँ हम जी। जब आयोग में जाते हैं या फर्स्ट अपीलेंट में जाते हैं, तो हाँ, यस हम सर। अपीलेंट वर्सेस पीआईओ जाते हैं। हम अपीलेंट हाँ जी सर। वर्सेस पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं जाते, या हम पीआईओ के साथ में पब्लिक अथॉरिटी को सेकंड पार्टी क्यों नहीं बनाते, जब हमको हाँ, हाँ जी, हाँ क्षतिपूर्ति जी। पब्लिक अथॉरिटी से चाहिए, और पब्लिक अथॉरिटी जी, ही जी सर। 1960A में सारी चीजों को हम्म, कंप्लायंस करने के लिए एक जिम्मेदार है, सारे हम्म, 1960B में क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार है। और यहाँ तक कि हम्म, अगर पीआईओ अगर पेनलाइज होता है तो उस पेनल्टीज को वसूलने के लिए भी अगर पब्लिक अथॉरिटी ही जिम्मेदार है, तो हम हम्म। वहां पे पब्लिक अथॉरिटी को पार्टी क्यों नहीं बनाते? हाँ जी, ये बड़ा सिंपल सा बात है, क्योंकि पार्टी किसको बनाया जाए ये भी रूल बड़े स्पष्ट है। सिविल प्रोसीजर कोड की यदि हम बात करें तो इसको बोलते हैं ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज का मतलब ये है कि मुझे किसको पक्षकार बनाना है या किसको मैं रिस्पोंडेंट बनाऊं, जैसे हाईकोर्ट में केस करना है तो या अपोजिट पार्टी बनाना है या किसके विरुद्ध मैं केस करूं, ये इस कंसेप्ट को बोलते हैं ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। ज्वाइंटर 3 तरह से ज्वाइंटर जो होता है इसमें 2 कंसेप्ट और दिए हैं सीपीसी में, कि एक है मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज, एक होता है नॉन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज ये होता है कि जिसका उस केस से संबंध नहीं है उसको जबरदस्ती पार्टी बनाना, इस डिफेक्ट को बोलते हैं मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। और नॉन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज ये होता है कि जिसको पक्षकार बनाया जाना चाहिए उसको पार्टी पक्षकार न बनाना, दैट इज कॉल्ड एज नॉन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। ये दोनों डिफेक्ट क्लियर किए जा सकते हैं जब केस आगे बढ़ता है। मिस जॉइंटर ऑफ पार्टीज में ये होता है कि जब ऐसा लगता है कि इसको जबरदस्ती पार्टी बना दिया गया है, तो या तो कोर्ट को लिख देता है कि मेरे को इस केस का कोई मतलब नहीं है, या आप कोई भी निर्णय देते हैं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इसमें कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि उसको जबरदस्ती पार्टी बना दिया तो वो कर देता है, और कोर्ट उसमें उसके स्टेटमेंट को मान लेता है, या फिर अपने बिहाफ पर वो दूसरे को भी ऑथोराइज कर सकता है। जैसे हमारे केस होते हैं कोर्ट में, तो कुछ लोग डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को भी पार्टी बना देते हैं, जबकि इंजीनियरिंग कॉलेज उनके अधीन नहीं आता है, केवल पॉलिटेक्निक्स आते हैं। तो ऐसे मामले में वो सीधा ही बोल देते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज हमको रिप्रेजेंट करेगा, या वो बोल देते हैं कि हमारा इस केस से कोई संबंध नहीं है और हमको कोई भी अपना इसमें रिप्लाई देना नहीं चाहते, क्योंकि वो कोई भी ऑर्डर दे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वो सीधा इस तरह से रिप्लाई देके मुक्त हो जाते हैं। ये हो गया हाउ टू क्यूर द डिफेक्ट ऑफ मिस ज्वाइंटर। दूसरा होता है नॉन ज्वाइंटर। नॉन ज्वाइंटर ये होता है कि जिसका उस केस से संबंध है उसको उस केस में शामिल न करना। तो फिर ये होता है कि उसमें मैंने आपको बताया पहले, जैसे आज मॉर्निंग में, कि इंटरप्लीडर सूट या इंटरवेंशन एप्लीकेशन, इसमें जो पार्टी है वो उस मामले में कूद पड़ती है और वो कोर्ट को बोलता है कि मुझे भी पिटीशन की कॉपी दीजिए, मेरे अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है, मुझे टाइम दीजिए, मुझे पिटीशन की कॉपी दीजिए, मैं इसका जवाब दूंगा और मुझे भी इसमें पक्षकार बनाया जाए। तो इस तरह से उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर दिया जाता है। अब आपके प्रश्न पर फिर आते हैं, जो आपने पूछा कि हम पीआईओ को ही पार्टी क्यों बनाते हैं, पब्लिक अथॉरिटी को पार्टी क्यों नहीं बनाते।
क्योंकि इसमें जो लेटर लिखे है वो किसी व्यक्ति ने लिखे है और उस व्यक्ति को बुलाना वो चाहते हैं और फिर उनसे वो पूछना चाहते हैं, तो वहां पर पब्लिक अथॉरिटी कर दिया। तो पब्लिक अथॉरिटी तो एक लीगल एंटिटी है, वो लीगल एंटिटी है। अब वो उनके सामने आ नहीं सकता। फॉर एग्जांपल लीगल एंटिटी को आप इम्प्रिजनमेंट भी नहीं कर सकते, उनको केवल फाइन ही कर सकते हैं कंपनी वगैरह को। तो लीगल एंटिटी है तो वो इसलिए उनको पक्षकार नहीं बनाया जाता है। दूसरी बात, जब ये सर वहां पर आते हैं, मिसकंडक्ट भी तो कोई व्यक्ति करता है, कोई अथॉरिटी थोड़ी हाँ कर यस रहा कोई है। व्यक्ति करता है, तो इसीलिए फिर यस कोई व्यक्ति तो करता है नहीं और नहीं नहीं इसलिए फिर नहीं उनको नहीं, ये मेरा देखता है। सवाल सर मैं आपके समर्थन पे नहीं बोला हूँ, इस पर मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया है। ऑब्जेक्शन मेरा ये है कि मिसकंडक्ट भी तो जो है पार्टी मतलब पीआईओ कर रहा है, लेकिन क्षतिपूर्ति पब्लिक अथॉरिटी फिर क्यों दे रहा है? हाँ देखिए, वो मैं बताता हूँ। वो इसलिए ना कि जो सूचना है उससे किसी को क्या नुकसान हुआ है या जो भी है, वो एक तरह का सिविल रेमेडी है। अब देखिए कि सिविल और क्रिमिनल रेमेडी में फर्क क्या है। ये जो पूरा एक्ट है ये क्वासी क्रिमिनल है कि इसमें पेनल्टी तो हो सकती है लेकिन फाइन नहीं। अब पेनल्टी और फाइन में भी फर्क है वैसे, क्योंकि फाइन जो होता है वो क्रिमिनल है, पेनल्टी जो है वो सिविल है। तो ये क्रिमिनल लॉ नहीं है, ये एक तरह का एंटी करप्शन एक्ट है और इसमें पेनल्टी दिया गया है तो वो केवल अर्थ हानि है, आर्थिक हानि उसको होती है। कोई भी इस तरह का उसमें वो बात नहीं आती है मोरल टर्पिट्यूड, अनलेस इट इज 22 यदि है तो फिर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है जिसमें लघु शास्ति या सेंच्योर या निंदा भी हो सकती है, तो फिर वो उसमें आ जाता है, विच कैन अफेक्ट हिज प्रमोशन एटसेट्रा। और जो कॉम्पेंसेशन का जो है, कॉम्पेंसेशन में किसको क्या हानि हो रही है ये केस टू केस डिफर करता है और उसमें फिर कॉम्पेंसेशन में ये देखा जाता है, जो जज होता है या जो ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है वो ये देखता है कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस क्या है। जैसे कि सीआरपीसी में लिखा है, आईपीसी में लिखा है कि 6 महीने से लेकर 7 साल की सजा। 6 महीने से 7 साल की सजा है तो फिर वो जज को क्या करना चाहिए, 6 महीने देगा या 1 साल देगा, 2 साल देगा, 5 साल देगा, 7 साल देगा, तो दैट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। सिविल वाद में भी और उसमें ये बन गया कि वो 6 महीने से नीचे नहीं दे सकता, 7 से ज्यादा नहीं दे सकता। यदि दोष सिद्ध मतलब कन्विक्शन हो गया है तो कन्विक्शन के बाद सेंटेंसिंग में मतलब दोष सिद्धि हो जाने के बाद सजा देते वक्त वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस को ध्यान रखेगा। लेट मी गिव अनदर एग्जांपल, जैसे मोटर एक्सीडेंट केस है, व्हीकल एक्सीडेंट केस। व्हीकल एक्सीडेंट में कॉम्पेंसेशन होता है। अब कॉम्पेंसेशन के लिए क्या देखा जाता है कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जैसे कि 2 गाड़ी है तो उसमें उसका व्हीकल का रिपेयर का बिल कितना आया, कितना खर्चा हुआ, नुकसान कितना हुआ, तो व्हीकल का रिपेयर का बिल जो है वो एक एविडेंस है। दूसरा एक ही इंजुरी हुई तो हॉस्पिटल का बिल कितना हुआ, तो जो मेडिसिन का बिल है ये वो भी हो तो सकता है। सिविल सूट ही या हुआ फिर ना, यदि क्रिमिनल सूट कहाँ हुआ? किसी को एडमिट किया गया तो फिर उसको कितने दिन वो अपने काम पर नहीं जा सका, उसकी सैलरी क्या है, उसकी वेजेस क्या है, उसका लॉस कितना हुआ। तो ये सब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस देखते हुए जो अथॉरिटी है वो कॉम्पेंसेशन निर्धारित कर सकता है। तो इसलिए इसमें कोई भी 25,000 की लिमिट इसमें नहीं रखी। पेनल्टी और कॉम्पेंसेशन के बीच में का जो फर्क है वो आपके समझ में आ गया होगा इससे, और इसलिए इसमें जिम्मेदारी जो है वो नहीं कॉम्पेंसेशन की है सर, वो समझ विभाग की में दी गई है। आने से अपवाद क्लियर नहीं हुआ। एक बार हम दूसरे हाँ, मैं और भी किसी से बताता भी हूँ ले कि लेते देखिए हैं बात को। पीआईओ का काम सिर्फ एडवोकेट कम्युनिकेशन है पूरे। ताराचंद साहब से भी एक बार इसमें इनका व्यू लेते हैं सर का। हाँ यस। सर अगर ताराचंद सर अगर अपना व्यूज दे इसमें कुछ, हाँ ताराचंद साहब आप भी बोल सकते हैं इसमें प्लीज। क्योंकि आज का ओपन सेशन है, आज स्पीकर सेशन नहीं है। हाँ ताराचंद प्रवीण कुमार जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार आप अपना शॉर्ट पे बात रख दें। प्रवीण कुमार जी, सुरेश मौर्य जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहता जैसे कि पुलिस स्टेशन के अंदर में जो मतलब अकस्मात होता है, जो एक्सीडेंट केस होते हैं, जो मतलब जो बॉडी को मतलब पहचान नहीं की जा सकती है, अगर उनकी जानकारी हम मांगते हैं आरटीआई के तहत में, तो उसके अंदर में 81 का ज और थ इस तरह से ये लोग जवाब देते हैं कि क्या ये उचित है? पुलिस स्टेशन जो है पब्लिक अथॉरिटी है, उनके थाने के अंदर में कोई मतलब एक्सीडेंट हुआ जिसकी बॉडी मतलब अनजस्टिफाइड हुई, तो उनका मतलब इस तरह से जवाब देते हैं कि 81 का ज और थ के अंदर में हम जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। क्या ये उचित है? हाँ जी, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी,
ये जो है ना जो जनरली वो लोग जो डिफेंस लेते हैं वो 81H का लेते हैं। अब 81H में जो लिखा है कि किसी भी वजह से कोई प्रोसिक्यूशन या एप्रहेंशन या इन्वेस्टिगेशन में बाधा पहुंच सकती है। प्रोसिक्यूशन ये होता है कि पुलिस के वकील को प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। ओके, सो जो प्रोसिक्यूशन में कोई बाधा पहुंच सकती है, या एप्रहेंशन ये कि मतलब जांच चल रही है और किसी को अरेस्ट करना है तो उस अरेस्ट में बाधा पड़ सकती है, तो वो एप्रहेंशन हो गया। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये कि जो चैप्टर 12 है सीआरपीसी का, जिसमें 154 से लेके 176 सभी सेक्शंस आते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है उसमें किसी में भी बाधा पहुंच सकती है। तो ऐसे मामले में जनरली पुलिस अथॉरिटीज 81H का डिफेंस लेते हैं। आपने हिंदी में जरा फिर से बताइएगा कौन से क्लॉज बताए थे आपने? मैं हिंदी भी ऐड मैंने खोल लिया है। मतलब 81J, आप क्या बता? 81J ही बोला है उन्होंने, और कुछ नहीं, 81J ही बोला है। नहीं, हिंदी में बताइए, हिंदी में क्या बोला आप? जो हिंदी applicant है में बताइए। 81 क को क ज और ठ, क ज और ख, क ज और झ ठ को झ बोलते हैं। अच्छा, तो देखिए क जो है वो तो उसमें नहीं आता है। क तो जो है राज्य की सुरक्षा, राजनीति या राज्य की ये अखंडता और ये सुरक्षितता वगैरह है, तो उसमें तब आता है जब राजद्रोह का मामला है, तो फिर वो क का भी खैर वो ले सकते हैं। दूसरा आपने कौन सा बताया क्लॉज? सर मेरा हाँ। सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल क्या हाँ। है कि जैसे पुलिस स्टेशन के अंदर में, कोई भी पुलिस स्टेशन है, वहां पे कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई अनक्वालिफाइड बॉडी मिलती है, जो मतलब पहचान, जिसकी पहचान नहीं हो चुकी हो सकी है 2 साल 3 साल के अंदर में, अगर हम उनकी जानकारी मांगते हैं तो क्या ये सब नियम कानून उसके अंदर में लगेगा? मेरा कहने का बिल्कुल मतलब ये लगेगा, है। 100% लगेगा। उनकी पुलिस की अपनी ड्यूटी है, वो 81H का डिफेंस वगैरह लेते हैं नॉर्मली, क्योंकि उसमें 81H में जो प्रोहिबिशन है वो आप देख लीजिए। हालांकि साबित करने की जिम्मेदारी फिर उनकी रहेगी, पीआईओ की, या जो वो डिफेंस लेता है उसकी। तो उसमें ये लिखा गया है, जो जहाँ ये भी मैंने खोल लिया है, कि जहाँ पर सूचना है जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी, तो यदि उसकी वजह से अपराधियों को अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ सकती है, तो ऐसे में वो जो है 8(1) का, उसमें वो सूचना देने से मना कर सकते हैं। और फिर मैं आप यदि एक बार संतुष्ट रिपीट नहीं है करना तो फिर आपके चाहूंगा, पास अपील रेमेडी है, अपील में आप जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं, फर्स्ट अपील में या मैं एक सेकंड बार अपील रिपीट में। करना चाहूंगा कि अभी सेशन प्रोग्राम अभी बंद होने वाला है। कल जो है हम कोशिश करें कि